आपसे बात की थी सेकेंड एंड थर्ड फाइलम की। आज आपसे बात करनी है अबाउट द हेलमेंथीज, जो कि एक बड़ा ग्रुप है। और मैंने बताया था कि इस हेलमेंथीज में पहला एक फाइलम है जिसको हम प्लेटी हेलमेंथीज के नाम से जानते हैं, और दूसरा है जिसको एस्केल हेलमेंथीज कहते हैं। क्लास में अभी क्लास सही दिख रही? प्रियंका सिंह, विनय, उदिता, सुबोध, क्लास कनेक्ट नहीं हो रही थी। अभी क्लास सही दिख रही है? कुछ नेट का क्या दिक्कत था समझ में नहीं आया। जरा क्लास की स्थिति बता दीजिए। वंदना सोनकर भी हैं। क्लास की स्थिति बता दीजिए। साउंड, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए बात शुरू कर रहे हैं फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेस की। अब यहां पर प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केल हेलमिन्थेस के साथ एक नाम आप सबको याद है, गगनबार्ग का। दोनों जो ग्रुप हैं इसमें मैक्सिमम जो एनिमल्स मिलते हैं दे आर पैरासिटिक ग्रुप्स, यानी इसमें परजीवी जंतु बहुत ज्यादा हैं। अब इनमें एक टर्म दोनों का कॉमन है, प्लैटीहेलमिन्थेस का, दूसरा एस्केल हेलमिन्थेस का, जिसको हम वॉर्म लाइक बॉडी कहते हैं, यानी जो वार्म है वो टर्म यहां अटैच्ड है। गुड इवनिंग। तो अब इसमें जो जनरल कैरेक्टर्स है उसमें पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनेगा जनरल कैरेक्टर से, जो इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा कि इस ग्रुप का तो आप नाम जानते हैं कि इट इज ग्रुप ऑफ फ्लैटवर्म्स। इसमें फ्लैटवर्म्स है। अब इसमें जो चेंजेस मिलते हैं, बॉडी फ्लैटेंड है, साथ साथ इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जनरल कैरेक्टर के जिस पे क्वेश्चन बनेंगे। पहला पार्ट तो इनकी मार्फोलॉजी से है, क्योंकि इनकी मार्फोलॉजी में ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसको सकर्स कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो पैरासाइट्स हैं ये एक्टोपैरासाइट्स भी हैं और एंडोपैरासाइट्स भी हैं, फ्री लिविंग भी हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जो इसकी बॉडी वाल है उस बॉडी वाल के साथ सकर्स अटैच रहते हैं। साथ में इसके साथ कुछ प्रोजेक्शंस हैं जिसको स्पाइन कहते हैं, उसको स्पिन्यूज भी कहते हैं और हुक्स भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतने पार्ट से ये पैरासाइट्स किसी भी होस्ट की बॉडी के साथ अटैच होने में यूज करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दूसरा खास पार्ट जो प्रश्न बनाता है कि यहां पर पहली बार बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म का भी डेवलपमेंट पाया जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म ये एक इंपॉर्टेंट डेवलप्ड कैरेक्टर है, इसको ध्यान में रखना है। तो बॉडी वॉल इसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इस ग्रुप को एसीलोमेट आपने कहा है, यानी इसमें सीलोम नहीं होती। तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सीलोम की जगह पर इसमें टिश्यू मिलता है, जिस टिश्यू को आप मीजेनकाइमल टिश्यू के नाम से जानते हैं, उसको मीजेनकाइमा का नाम दिया जाता है। तो इस मीजेनकाइमा का जहां पर सीलोम होनी चाहिए वहां पर इसमें टिश्यू भरा होता है और उस टिश्यू को हम मीजेनकाइमा टिश्यू कहते हैं, वो भरा रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये पूछा जाता है। सीलोम एब्सेंट बट मेसोडर्मल टिश्यू इज फिल्ड, द ग्रुप इज कॉल्ड एज, उस ग्रुप का नाम पूछते हैं, दैट इज ग्रुप इज व्हाट? प्लैटीहेलमिन्थेस। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो प्रश्न के रूप में डेवलप किया जाता है। बाकी इसके फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनेगा कि फ्लेम सेल्स इसमें पाई जाती हैं, जो कि एक्सक्रीटरी सेल्स होती हैं, जिनके दो तीन नाम भी बनाए आपको।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसके कुछ मेंबर्स में एक पर्टिकुलर ग्रुप में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, तो उन दोनों का तो अभी डिटेल आपसे बात करने चल रहे, लेकिन पैरासाइट हैविंग नो एलिमेंट्री कैनाल अगर पूछा जाता है दैट बिलोंग्स टू व्हाट, दैट बिलोंग्स टू प्लैटीहेल्मिन्थेस, ये भी आपको याद रखना होगा। और इसके जो मेंबर की बात कर रहे हैं वो मेंबर जिसमें नहीं होता वो टीनिया सोलियम का ग्रुप होता है, और इस टीनिया सोलियम के साथ इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर कहलाता है सेस्टोडा का, ट्रेमेटोडा का। अब देख लीजिएगा इसमें थोड़ा सा, तो सेस्टोड्स में, यू सेस्टोड्स में फैसियोला है। देखें किसी का मैसेज आया, बताइए, निर्मला देवी है। फैसियोला का कौन सा क्लास है? जरा अपना मैसेज भेज दीजिए, हम भी कंफर्म हो लें। फैसियोला बिलोंग्स टू एंड टीनिया बिलोंग्स टू, इन दोनों का क्लास जरा आप सेंड कर दीजिए, जरा देखें नाम उसका कहीं गलत तो नहीं है। सेंड कर दीजिए जरा मैसेज। फैसियोला हेपेटिका और टीनिया सोलियम दोनों के जो क्लासेस हैं, और जो फ्री लिविंग ग्रुप है वो तो क्लियर है, उसका नाम टर्बलेरिया है, जिसका एग्जाम्पल डगेशिया के रूप में है। तो दोनों के ग्रुप को भेज दीजिए आप। वन इज व्हाट, फैसियोला, जरा इसको भेजें आप। whether it belongs to cestodes or whether it belongs to trematodes. मैं आपका मैसेज वेट कर रहा हूं, जरा भेजिए। सुबोध है, निर्मला है, गरिमा है, विनय है। श्वेता सिंह, ट्रेमेटोड किसका है? टीनिया का सेस्टोडा है, ठीक है, और फैसियोला का ट्रेमेटोडा है। ये ट्रेमेटोड भेजा सुबोध, ये किसका भेजा? श्वेता सिंह, फैसियोला, फैसियोला ट्रेमेटोडा, टीनिया सेस्टोडा। चलिए ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लास भी कभी कभी दिमाग घूम गया तो गलतियां हो जाएंगी, कतई घूमने ना पाए। तो फैसियोला बिलोंग्स टू ट्रेमेटोडा एंड टीनिया बिलोंग्स टू सेस्टोडा, ठीक है ना, यही आपका मैसेज भी है। तो टीनिया जो है ये सेस्टोड है और इसका यूज सेस्टोडा ग्रुप कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। अब यहां ध्यान रखिएगा आप, तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो फ्री लिविंग ग्रुप के पूछे जाते हैं जो कि टर्बलेरिया है, जिसका एग्जाम्पल आप सबको याद होगा डगेसिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घिसा पिटा सवाल है जो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि डगेशिया जो है टर्बलेरिया को बिलोंग करता है, ये फ्री लिविंग प्लैटीहेल्मिन्थेस है। बाकी पैरासाइट्स हैं ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा, सेस्टोडा में टीनिया है, ट्रेमेटोडा में फैसियोला है। और यहां दोनों के साथ विशेषताएं क्या हैं कि एक टीनिया का कैरेक्टर, तो मैंने बताया कि इसमें और भी तमाम कैरेक्टर्स हैं, और टीनिया का एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो बहुत घिसा पिटा सवाल है, दैट इज स्यूडोमेटामेरिज्म, क्योंकि उसमें छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं जिनको हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। तो जो स्यूडोमेटामेरिज्म है खूब पूछी जाती है। इसमें एक एक टुकड़े में कंप्लीट सिस्टम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको फॉल्स सेगमेंटेशन का नाम दिया जाता है। और ये प्लैटीहेल्मिन्थेस के ट्रेमेटोड्स, प्लैटीहेल्मिन्थेस के सेस्टोडा के मेंबर टीनिया सोलियम में पाया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन है जो यूजुअली पूछा जाता है। ट्रेमेटोडा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा। और बाकी लैडर लाइक नर्वस सिस्टम वाला एक क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया, घिसा पिटा। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इज फाउंड इन विच फाइलम, तो याद रखिएगा ये फाइलम भी प्लैटीहेल्मिन्थेस का, उसका एग्जाम्पल डगेशिया का है, जिसका कारण मैंने आपको समझाया भी हुआ है। इसलिए डगेशिया को ध्यान रखिएगा। इसमें दो कैरेक्टर बताए थे, दोनों क्वेश्चन है। एक तो इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी होती है,
तो सबसे ज्यादा रीजनरेशन एबिलिटी टगेशिया प्लानेरिया में होती है और उसके बाद हाइड्रा में होती है। इसलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए ध्यान रखने वाला सवाल है। बाकी इसमें लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। तो ये क्लासिफिकेशन के साथ रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स थे जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है। अब इसके बाद इन दोनों इंडिविजुअल के डिटेल्स पर प्रश्न बनते हैं। तो आइए इनके इंडिविजुअल डिटेल्स के क्वेश्चन डिस्कस करने चलते हैं। पहले फैशोला की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे टीनिया सोलियम की। तो फैशियोला हेपेटिका, जिसको कॉमन नेम के रूप में आप लिवर फ्लूक जानते हैं। सबसे पहले तो इसकी हैबिटेट पर प्रश्न बनेगा। ये शीप या भेड़ का पैरासाइट है, बाइल डक्ट में पाया जाता है। इससे जो डिजीज होती है वो बहुत पूछी जाती है, इसे लिवर रॉट डिजीज कहा जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगली बात, इसकी मॉर्फोलॉजी में ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मॉर्फोलॉजी के साथ इसमें दो सर्कस पाए जाते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। कॉमन क्वेश्चन है, लीफ लाइक बॉडी है इसकी। प्रश्न अगर इससे बनेगा तो जाकर के इसकी फिजियोलॉजी से बनेगा। बॉडी वाल में भी कॉमन पार्ट्स है। बॉडी वाल में डर्मिस लेयर नहीं मिलती, एपिडर्मिस मिलती है। एपिडर्मिस भी एब्सेंट होती है, क्यूटिकल पर प्लेस्ड होती है कई प्लैटीहेल्मिन्थीज में। बॉडी वाल के साथ इसमें मसल्स पाई जाती हैं, उससे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद इंटरनल पार्ट में जब हम आते हैं तो इंटरनल पार्ट में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल वाला प्रश्न है, किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या और बढ़ा करके स्पष्ट करके अगर पूछ लेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल विदाउट एनस वो किस एनिमल में पाया जाता है, तो फैशियोला का नाम आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो इसके फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछा जाएगा। बाकी इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल, इसके एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है, इंटेस्टाइन ब्रांच करती है, इंटेस्टाइनल सीकी बनाती है, वो सारे क्वेश्चन आपने देखे हुए हैं। और जो इसके बीच में टिश्यू मिलता है वहां बताया था मीजेनकाइमा, जिसका एक और नाम भी है पैरेन्काइमा। तो मीजेनकाइमा पैरेन्काइमा में ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। रिस्पिरेशन इसका एनारोबिक होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन का प्रोडक्ट एक बार पूछ लिया था, तो इसमें फैटी एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है रिस्पिरेशन से, और यही फैटी एसिड काफी ज्यादा मात्रा में पैदा होने की वजह से याद रखेंगे इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल बनाता है। और इस एक्सक्रीटरी मटेरियल के लिए इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें ढेर सारी सेल्स पाई जाती हैं, जिन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। तो ये यूजुअल क्वेश्चन है जो अक्सर इसके फिजियोलॉजी से बनेंगे। नर्वस सिस्टम में इसमें सेरेब्रल गैंग्लियन का एक रिंग मिलेगा, वो कॉमन क्वेश्चन है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से बता चुका हूं। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम जो कि प्लानेरिया में मिलता है वही ज्यादा पूछा जाता है। बात इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आती है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका बनाता है। और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो अक्सर पूछा जाता है, वो फीमेल के सिस्टम से है, जिसमें एक स्पेसिफिक ग्लैंड पाई जाती है जिसे महलीस ग्लैंड कहा जाता है। ये घिसापिटा सवाल है। महलीस ग्लैंड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो महलीस ग्लैंड ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैशियोला के प्रेजेंट होती है, जिसका डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको खूब पढ़ाया हुआ है। बाकी की सारी चीजें उसमें हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया सवाल है वो यही है।
बाकी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। डायोसियस कंडीशन मोनोशियस कंडीशन पाई जाती है इसमें, यानी जो कंडीशन है वो मोनोशियस है। सिस्टम वेल डेवलप्ड है। मेल सिस्टम हाईली डेवलप्ड कंडीशन में होगा और फीमेल सिस्टम भी वेल डेवलप्ड कंडीशन में भी होगा। इसकी जो कॉमन ओपनिंग होती है गोनोपोर की, उस गोनोपोर के साथ भी प्रश्न कभी कभी जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि जो कपुलेशन की क्रिया आपको बताई है वो एक स्पेसिफिक कैनाल से होती है। तो ये भी बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। लाउरस कैनाल, जिसको टेम्पररी वेजाइना भी कहा जाता है, ये भी फीमेल में डेवलप होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो फैशोला में यूजुअली पूछा जाता है। लाउरस कैनाल डेवलप्स अ न्यू एपर्चर। तो यही मेन पार्ट है प्रश्नों का। बाकी सिस्टम का डिटेल मैंने आपको बता रखा है। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें रेयरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो वो भी आपको याद रखना चाहिए कि ये ऐसा एनिमल है जिसमें रेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी कोट हो जाती है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का पाया जाना एक रेयर है, बाकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, दो अलग अलग में होगा। तो लेकिन यूजुअली इसमें कभी कभी एक ही इंडिविजुअल के दोनों स्पर्म ओवा फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्टिलाइजेशन का वो पार्ट भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। बाकी महलीज ग्लैंड का फीमेल में पाया जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड का मेल में पाया जाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कभी कभी प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। इसको आप तैयार करके जाएंगे। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज सिस्टम्स आर कंसर्न। फिजियोलॉजी के पार्ट में अगर आते हैं तो सिस्टम को जरा सा आप ठीक से पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वेल इन डिटेल आपको पढ़ाया हुआ है, कहीं कुछ छूटा नहीं है उसमें। इसके बाद बात आती है अबाउट द फर्टिलाइजेशन की बात भी आपसे मैंने कर ली। देन कम द डेवलपमेंट एंड लाइफ हिस्ट्री। तो बाकी का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो इनके डेवलपमेंट और लाइफ हिस्ट्री से आता है। तो पहला क्वेश्चन तो जो घिसा पिटा है डेवलपमेंट लाइफ हिस्ट्री का, वो इनकी डाइजेनेटिक कंडीशन को लेकर के आता है कि इसमें दो होस्ट पाए जाते हैं। वन होस्ट इज द प्राइमरी होस्ट विच इज द वर्टिब्रेट शीप। तो लाइफ हिस्ट्री में जो सवाल बनेंगे उनमें पहला डाइजेनेटिक। तो लाइफ हिस्ट्री डाइजेनेटिक में प्राइमरी दैट इज शीप, सेकेंडरी दैट इज स्नेल। ये इंपॉर्टेंट है, घिसा पिटा सवाल है जो पूछा जाता है। अब इसके डेवलपमेंट की एक खास बात यह है कि इसका डेवलपमेंट इनसाइड बॉडी शुरू हो जाता है बट इट कंप्लीट्स आउटसाइड। यानी इसका जो एग बनता है वो एग इनसाइड डेवलप होता है, बाद में उसका डेवलपमेंट आगे डेवलप होता है। हाँ चलिए ठीक है, डाइजेनेटिक है आपने भेजा है, अभी तो बात चली रही। ये दोनों याद करेंगे आप बिल्कुल। अब जो एग है उस एग में जो जाइगोटिक सेल है, उस जाइगोटिक सेल का डिवीजन बताया है आपको। एक सोमैटिक सेल बनेगी, प्रोपागेटरी सेल बनेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो होगा फॉर्मेशन ऑफ जर्म बॉल्स। पढ़िएगा कि जो जर्म बॉल्स है वो डेवलप होती है और ये जर्म बॉल्स ही इनमें नेक्स्ट स्टेज डेवलप करती। इसीलिए इसमें मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, जर्म लेयर्स, and then the first larva called what? Miracidium larva develops. ये जो मेरासीडियम लार्वा होता है ये पानी के करीब डेवलप होता है और फिर ये पानी में चला जाता है। तो इस मेरासीडियम लार्वा का खास प्रश्न पर ढेर सारा प्रश्न बनेगा। पहला लार्वा है, ये पहला लार्वा है, इसके अंदर जर्म बॉल्स पाई जाएंगी। इस लार्वा को मैंने बताया है इट इज मोर एडवांस देन इट्स एडल्ट। ये भी सवाल है, एडवांस देन इट्स एडल्ट, अपने एडल्ट से ज्यादा एडवांस कहलाता है। क्यों कहलाता है? उसके लिए इसमें क्या मिलता है? सीलिया ऑन बॉडी, यानी लोकोमोटर स्ट्रक्चर होता है जो कि एडल्ट में नहीं होता। और साथ में आई स्पॉट इसमें पाया जाता है, सेंसरी आई स्पॉट, ये भी एडल्ट में नहीं होता। बाकी के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसमें डेवलप हो चुके होते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया बन चुका होता है
और उसके भीतर ढेर सारा, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का कॉलर मिलेगा, यहाँ आई स्पॉट है, सब आपका पढ़ा हुआ है। फिर ये प्रोटोनेफ्रीडिया एक जोड़ा डेवलप हो गया और ये ढेर सारी जर्म बॉल्स यहाँ पाई जाती है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इसमें पाया जाता है, इसमें जो ग्लैंड पाई जाती है, एक पेनिट्रेशन ग्लैंड होती है, एक एपिकल ग्लैंड होती है। इनके सिक्रीशन से ही ये सेकेंडरी होस्ट स्नेल की बॉडी के भीतर घुसता है। सो दिस लार्वा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसकी सारी संरचनाओं को समझ लेंगे। और उसके बाद जब स्नेल में जाता है तो अगर प्रश्न बना दिया जाए द लार्वा विच इन्फेक्ट द सेकेंडरी होस्ट, मेरासीडियम का नाम होगा। मेरासीडियम स्नेल की मसल्स को किस तरीके से डीजनरेट करता है, डिजॉल्व करता है, तो दो नाम आएंगे। एक आएगा एपिकल ग्लैंड का, दूसरा आएगा पेनिट्रेशन ग्लैंड का। ये दोनों नाम हैं जो कि आपको वहां पर मिलेंगे। ये ध्यान में रखने का काम है आपका कि दोनों इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, इस पर खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको जरूर समझ के जाइएगा। और मैक्सिमम जर्म बॉल्स अगर कही जाए तो इसी मिलेंगी। अब इस जर्म बॉल के अंदर ही अगला लार्वा डेवलप होगा, इसीलिए मैंने ये भी प्रश्न आपको बताया था जब पढ़ा रहा था कि लार्वा विद इन लार्वा, लार्वा विद इन लार्वा, अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दैट इज द फैसियोला। यही वो ग्रुप है जिसके लार्वा के अंदर लार्वा डेवलप होता है। अब ये जाएगा किसमें, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द स्नेल। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द स्नेल में द फर्स्ट लार्वा डेवलप पूछा जाता है तो नाम आता है किसका, स्पोरोसिस्ट का। और इस स्पोरोसिस्ट को आप सिंपलेस्ट लार्वा के रूप में जानते हैं, ये भी मैंने एक बार बताया था कि क्वेश्चन बनता है। सिंपलेस्ट लार्वा ऑफ फैसियोला इज व्हाट, दैट इज स्पोरोसिस्ट लार्वा। बाहर क्यूटिकल डेवलप हो गई। अब इस स्पोरोसिस्ट से आगे जो लार्वा बनता है वो लार्वा कहलाता है रीडिया लार्वा। इस रीडिया लार्वा में एलिमेंट्री कैनाल बन जाती है, सकस बन जाते हैं, इंटीरियर सकर बन जाता है, इन्वर्टेड कैनाल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रीडिया लार्वा जो डेवलप्ड लार्वा है, अब उसके स्ट्रक्चर्स पे अगर प्रश्न आएंगे तो प्रोकस्कुला वो एक टर्म है जो लैपेट्स होते हैं अटैचमेंट के लिए, वो प्रश्न है वो बन सकता है। बाकी इस रीडिया की एक और विशेष बात ये होती है कि इसमें जर्म पोर्स पाए जाते हैं, यानी इसमें बाकायदे अपर्चर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू अगला लार्वा बन के रिलीज होता जाता है। ये भी इसकी विशेषता है, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। और रीडिया के बाद जो लार्वा बनता है दैट इज सर्केरिया। इसीलिए मैंने दो रीडिया की विशेषताएं वहां पर जब पढ़ाई तो बताई। रीडिया विद इन रीडिया, रीडिया के अंदर अपना ही लार्वा बना दिख सकता है, या रीडिया के अंदर जो सर्केरिया लार्वा बन सकता है वो बाहर रिलीज किया जाता है। तो दो कंडीशन पाए जाने वाला लार्वा यही है, रीडिया विद इन रीडिया और सर्केरिया विद इन रीडिया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो रीडिया लार्वा को याद रखिएगा, फ्रांसिस्को रेडी के नाम पे पड़ा हुआ लार्वा है। ये सारी चीजें हैं इसकी जो आपको याद रखनी है। उसके बाद सर्केरिया लार्वा टेल लार्वा है, उसमें पूंछ पाई जाती है, सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्वर्टेड एलिमेंट्री कैनाल सर्केरिया की पूछी जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सर्केरिया का जो क्वेश्चन बनता है कि सिस्टोजिनस ग्लैंड किसमें पाई जाती हैं, सिस्टोजिनस ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच लार्वा ऑफ फैसियोला। एक ये क्वेश्चन है जो कभी पूछा जा सकता है आपसे। उसमें फ्लेम सेल्स भी बन जाती हैं और उसका जो एपर्चर होता है वो अलग अलग होता है, बट सिस्टोजिनस ग्लैंड्स इट इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बाकी इसमें एसिटाबुलम ये सब कुछ डेवलप हो जाता है। सर्केरिया इज द लास्ट लार्वा इनसाइड द स्नेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। स्नेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अंतिम लार्वा होता है जो विकसित होता है। देन इट कम्स आउट, ये बाहर आता है। अंतिम लार्वा जो इसमें डेवलप होता है दैट इज द मेटासर्केरिया। तो मेटासर्केरिया लार्वा की विशेषताएं होती है कि टेललेस होता है, क्यूटिकल बन जाती है, बाकी सब कुछ सर्केरिया के जैसा। इससे प्रश्न बनते हैं तो इन्फेक्टिव स्टेज पूछी जाती है, द लार्वा विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट दैट इज शीप। तब आप नाम याद रखें किसका, मेटासर्केरिया का। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द व्हाट, फैसियोला हेपेटिका। अगर और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज कर रहा हो तो आप कृपया मैसेज भेज दीजिए। पहला टाइप खत्म कर चुका हूं, दूसरे टाइप की शुरुआत करने जा रहा हूं, टीनिया सोलियम का। आप अपना मैसेज सोच करके भेज सकते हैं। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, जो मैंने समझाना चाह रहा हूं क्लियर हो गया, क्वेश्चन की रेंज आप समझ गए कहां से कैसे जा सकती है, तो आप भेज देंगे क्लियर है। एंड इफ देयर एनी क्वेरी, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना
क्वेरी मैसेज में भेज दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। चलिए, वंदना सोनकर का मैसेज आया है, क्लियर हो गया है। सुबोध ने जो प्रश्न पूछा है वो अभी क्लियर हो जाएगा खुद ही। हेक्साकैंथ लार्वा टीनिया सोलियम में बनता है सुबोध, उसकी चर्चा करने हम चल रहे हैं। हमने फैशोला पे कहा था कि सारी बातें मैंने रिवाइव कर दी हैं। अगर कुछ है अभी प्रश्न दिमाग में तो पूछे। मुझे लगता है सारी बातें हो चुकी हैं। तो आइए अब टीनिया सोलियम की बात करते हैं। अब देखिए, टीनिया सोलियम का पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि इसको पोर्क टेपवर्म कहा जाता है। हाँ, इस पर मुझे याद आया कि लिवर फ्लूक के साथ ध्यान रखिएगा। एक और एग्जाम्पल है ब्लड फ्लूक का, उसको भी खूब पढ़ के जाए आप, जितना मैंने बताया है। सिस्टोसोमा नाम है उसका, सिस्टोसोमा मैंसोनाई, वो नोट्स में मैंने बता रखा है। उससे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो उसके सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि छोटा सा मेंबर है सिस्टोसोमा का, इसलिए उसको जरूर आप पढ़ के जाइएगा। सिस्टोसोमा का सबसे इंपॉर्टेंट घिसा पिटा सवाल जो है, दैट इज व्हाट गायनेकोफोरिक कैनाल इज फाउंड इन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। गायनेकोफोरिक कैनाल को कहा जाता है कि मेल लॉजेज फीमेल, यानी ये कैनाल मेल में पाई जाती है, उस कैनाल के अंदर फीमेल पड़ी होती है, फीमेल के दोनों एंड बाहर निकले होते हैं। ये सब मैंने वेल इन डिटेल इसको भी समझाया हुआ है। ये आपका घिसा पिटा प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। बाकी पोर्टेपॉम टीनिया सोलियम है। टीनिया सैजिनेटा पर भी 2-3 सवाल हैं जो मैंने वही आपको पढ़ाते में लिखाए थे। ये बीफ टेपवर्म होता है, ये बीफ टेपवर्म होता है। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, क्योंकि टीनिया सोलियम की मार्फोलॉजी पर सवाल पूछे जाते हैं। इसकी हैबिटेट पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैरासाइट है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, या तो यह लिखा मिलेगा या सिर्फ इंटेस्टाइन लिखा होगा। इसका इन्फेक्टिव एंड जो होता है, यानी जो संक्रमणकारी भाग होता है, दैट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम इसका स्कोलेक्स रीजन कहते हैं। इसका स्कोलेक्स स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और वही के नीचे का जो भाग होता है उसे एरिया प्रोलिफरेशन कहते हैं, जो प्रोग्लॉटिड्स बनाता जाता है, यानी ये स्कोलेक्स का पार्ट होता है। इसके बाद ये प्रोग्लॉटिड बनाने वाला रीजन होता है, प्रोग्लोटाइजेशन। तो ये प्रोग्लॉटिड्स को बना करके पीछे फोर्स करता है,
तो प्रोग्लैटिड के 3 रीजन आप पढ़ते हो, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड। उसका सारा डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया हुआ, सब डिफरेंशिएशन पढ़ के जाइएगा। मार्फोलॉजी पर अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो फैसियोला से ना होकर के मैक्सिमम प्रश्न जो आपके बनेंगे वो टीनिया की मार्फोलॉजी से होंगे। और टीनिया की मार्फोलॉजी में इसमें सकर्स 4 पाए जाते हैं और उसमें हुक्स पाए जाते हैं। हुक्स के नंबर्स मैंने बताया 28 से 32 है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। इसका मिडिल पार्ट रोस्ट्रम कहलाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और सैजिनेटा में स्कोलेक्स नहीं होता, या ये लिखा जाता है कि उसमें हुक्स नहीं होते, सकर्स रिड्यूस होते हैं, ये भी मैंने वहां पर वो क्लियर कर रखा है। डिटेल में जाएंगे तो सैजिनेटा में हुक्स टोटली एब्सेंट लिखे जाते हैं, सकर्स रिड्यूस्ड होते हैं, इसलिए कहीं कहीं लिखा जाता है स्कोलेक्स इज एब्सेंट। तो इसका एंटीरियर एंड जो स्कोलेक्स है उस पर भी दोनों में प्रश्न पूछे गए, इसलिए दोनों सवाल आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको जरूर याद रखिएगा। पोर्ट टेपवार्म के बाद एक और टेपवार्म है जिसपे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दैट इज डॉग टेपवार्म। इसको भी मैंने इसीलिए काफी डिटेल में आपको समझाया हुआ है। डॉग टेपवार्म के भी फिक्स क्वेश्चन है, 4-5 प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं, और वहीं लेक्चर में सब लिखे हुए हैं, सब बताया हुआ है, तो आप डॉग टेपवार्म को भी पढ़ के जाना है, उसको छोड़ना नहीं है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मार्फोलॉजी का पार्ट आपको बता दिया कि इससे प्रश्न बनेंगे, जहां तक हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के टाइप की बात कर रहे हैं, इससे मैक्सिमम सवाल आपको पूछे जा सकते हैं इसके टाइप्स पर रिलेटेड। देन कम्स इस फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में कोई खास प्रश्न नहीं मिलेगा, जो पहला बताया कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली एब्सेंट होता है, घिसा पिटा सवाल है, खूब पूछा जाने वाला सवाल है, इसको याद करके रखें आप। बाकी रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम में कहीं कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो बने बहुत स्पेसिफिक हो, पूछा तो कहीं से भी जा सकता है, मगर स्पेसिफिक पार्ट अगर हम करते हैं तो वो पार्ट सिर्फ इसका एलिमेंट्री कैनाल की एब्सेंस का लेकर के है, और बाकी इसमें जो इसके प्रोग्लैटिड्स हैं उन प्रोग्लैटिड्स में ही सारे के सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मार्फोलॉजी से प्रश्न बनेंगे इसके। बॉडी वॉल भी इसकी पढ़ा चुका हूं, आपको बता चुका हूं। तो मार्फोलॉजी के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि टीनिया के जो क्वेश्चंस हैं वो मार्फोलॉजी से रिलेटेड ज्यादा होंगे, उनको आपको ढंग से तैयार करके जाना, और सब पढ़ाया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स, इन सब का डिफरेंशिएशन बिल्कुल क्लियर का डिफरेंशिएशन है, जो मैंने समझाया हुआ है, कहां से कहां तक इमेच्योर है, कहां पर मैच्योर होता है, कहां ग्रेविड होता है। ग्रेविड में भी शुरू के जो ग्रेविड इमेच्योर के बाद जो मैच्योर होंगे, शुरू के मैच्योर में भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें जो मैच्योर प्रोग्लैटिड्स होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटेंडरस कंडीशन पाई जाती है, एक एक टुकड़े में पूरा पूरा सिस्टम पाया जाता है, तो प्रोटेंड्री होने के वजह से, प्रोटेंड्री का मतलब मेल सिस्टम पहले डेवलप होने की वजह से इसके शुरू के मैच्योर प्रोग्लैटिड्स जो हो सकते हैं, उन मैच्योर प्रोग्लैटिड्स में शुरू के कुछ प्रोग्लैटिड्स विथ मेल सिस्टम, सिर्फ मेल सिस्टम के साथ पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ सवाल है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, तो इसको पूरा ध्यान रखिएगा कि मैच्योर प्रोग्लैटिड्स में भी 2 कंडीशन मिल सकती है, इमैच्योर विदाउट होंगे, और मैच्योर में शुरू के मेल सिस्टम प्रेजेंट होंगे मगर फीमेल सिस्टम लेस डेवलप्ड होंगे, तो भी उसको मैच्योरिटी की तरफ या मैच्योर प्रोग्लैटिड्स कहा जाता है। सारा डिफरेंशिएशन लेक्चर में आपको मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये बात आपकी हुई अबाउट द टीनिया सोलियम और उसकी मार्फोलॉजी से रिलेटेड पार्ट, की मार्फोलॉजी में कौन कौन सी खास बातें हैं। हिस्टोलॉजी के पार्ट पे कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल है। इसमें भी सीलोम नहीं है, सारे इंटरनल ऑर्गन उसी में सिचुएटेड होते हैं। फिर इसका भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है देयर रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री। तो यहां रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री के साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की विशेषता, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की विशेषता में नंबर ऑफ टेस्टिस है मेल सिस्टम में तो न्यूमरस है, 200 से भी ज्यादा नंबर्स पाए जाते हैं, डॉट लाइक होते हैं। सिंपल सिस्टम होता है, फीमेल में एक जोड़े ओवरी लिखी जाती है, समटाइम्स सिंगल ओवरी लिखी जाती है। कहीं ये भी ध्यान रखना है, इस बात को लेकर के कंट्रोवर्सी है, सिंगल ओवरी या इसको बाइलोब्ड ओवरी भी लिखते हैं। तो बाइलोब्ड ओवरी है, बट समवेयर इट इज रिटन 2 ओवरी, बिकॉज इस तरह का स्ट्रक्चर आपको याद करें, मैंने आपको खूब पढ़ाया हुआ है और वहां पर भी इस बात की चर्चा कर रखी है। सवाल देख करके समझना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम था जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया हुआ था, याद करिए, ये ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये बाइलोब्ड ओवरी को भी लिखा जाता है, क्योंकि इसके बीच में ओवेरियन ब्रिज पाया जाता है, जिससे एक दूसरे से अटैच्ड होता है।
इसके वजह से ये कभी कभी कंट्रोवर्सी आती है, बट क्वेश्चन देख करके तब आप आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि उसमें अगर कुछ ऐसा टिकलिस्ट पार्ट दिया होगा तो बाइलोब के साथ ओवेरियन ब्रिज का भी नाम दे सकते हैं। तो सवालों को ध्यान में रख करके तब आप करेंगे, स्टेटमेंट देख करके तब डिसाइड करेंगे। तो इसमें 2 ओवरीज हैं वैसे, बट समटाइम्स इट इज रिटन 1 ओवरी, इसे बाइलोब्ड ओवरी लिख दिया जाता है, क्योंकि एक ओवरी से दोनों ओवरीज एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है। हाँ, बाकी इसमें भी महलीज ग्लैंड पाई जाती है, बट मेल में इसके प्रोस्टेट ग्लैंड भी पाई जाती है, जो इसके चारों सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती मेल में, मेल इज विदाउट प्रोस्टेट ग्लैंड। यही बताना चाह रहा था आपसे कि मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती, फीमेल में महलीज ग्लैंड पाई जाती हैं। इसमें विटेलाइन ग्लैंड भी फीमेल में पाई जाती है, जो कि इसके बाहर एक्सेल का निर्माण करती है। तो वो एस्पेक्ट आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों मेल और फीमेल सिस्टम एक मैच्योर प्रोग्लैटिड मिलेंगे। फिर एक विशेष प्रश्न इसके सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ब्रांच यूट्रस के लिए एक टर्म है जिसे मिट्रा टर्म कहा जाता है। मिट्रा टर्म, जब इसके यूट्रस में ढेर सारे एग भर जाते हैं तो एक टर्म यूज होता है, उसे इस तरीके का ब्रांच, यानी जो प्रोग्लैटिड होती है उस प्रोग्लैटिड में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखने लगता है, यूट्रस ही दिखने लगता है, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाते हैं। तो उस ब्रांच यूट्रस को, ग्रेविड यूट्रस को मिट्रा टर्म का नाम दिया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको याद में रखना है। बाकी ऊ टाइप एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसमें पाया जाता है, तो ऊ टाइप की प्रेजेंस टीनिया सोलियम के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ फीमेल सिस्टम। बाकी इसमें सेमिनल रिसेप्टैकल पाया जाता है जिसमें स्पर्म स्टोर रहते हैं, वो भी फीमेल सिस्टम का पार्ट है। तो बहुत ध्यान से इसके सिस्टम पे जरूर आप गौर करके जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिप्रोडक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसमें भी बहुत घिसे पिटे और पक्के सवाल हैं। जैसे डाइजेनेटिक कंडीशन पाई जाती है इसमें, यानी इसमें डाइजेनेटिक होस्ट, डाइजेनेटिक सिचुएशन है, तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है दैट इज अ वर्टिब्रेट एनिमल, दैट में बी ह्यूमन, एंड सेकेंडरी होस्ट इज पिग। अगर हम बात करते हैं तो सोलियम की, तो इसमें पिग है, और अगर हम सैजिनेटा की बात करते हैं तो वहां पर बीफ है, यानी बफेलो है, काउज हैं, वो सब उसमें मिलते हैं। तो ये 2 होस्ट के अंदर इसकी जो कंडीशंस होती हैं, ह्यूमन में यूजुअली एक ही टीनिया सोलियम रहता है, उसके लिए एक टर्म लिखा गया है, वो भी सवाल एक बार बन गया था, दैट टर्म इज व्हाट, प्रीम्यूनिशन। तो टीनिया सोलियम का अकेले पाया जाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, चूंकि इट इज वेरी बिग वन। ठीक है, निधि वर्मा ने भेजा, मैन एंड बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा प्रीम्यूनिशन एक टर्म है। अब जो प्रीम्यूनिशन टर्म है, इस प्रीम्यूनिशन टर्म का मतलब समझना है, इस पर प्रश्न आते हैं। प्रीम्यूनिशन का मतलब होता है 1 इंडिविजुअल लिव्स, और उसका कारण क्या लिखा जाता है, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, क्योंकि बहुत बड़ा है, पूरे इंटेस्टाइन में फैल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन तक फैल जाता है, और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट शुरू होते हैं तो एक ग्रो कर जाता है, बाकी के सब समाप्त होते चले जाते हैं, यानी डेवलपमेंट की प्रोसेस में एक ही डेवलप हो जाता है। उसके लिए टर्म आता है क्या, प्रीम्यूनिशन, ओनली 1 सर्वाइव्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। इसीलिए फिर जब कपुलेशन पर प्रश्न मान लिया आ जाए और फर्टिलाइजेशन पर प्रश्न आ जाए, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कपुलेशन और फर्टिलाइजेशन में ओनली कपुलेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 प्रोग्लैटिड्स ऑफ सेम इंडिविजुअल, यानी 2 प्रोग्लैटिड एक ही इंडिविजुअल के, उसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। लेकिन एक ही इंडिविजुअल के स्पर्म ओवा के बीच में भी, एक प्रोग्लैटिड्स के ही स्पर्म ओवा के बीच में भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, तो इसमें भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये विशेष बातें हैं फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको याद रखना, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा है कि बात आप समझ गए होंगे। एंड देन कम द डेवलपमेंट। अब इसके बाद जो यूट्रस में इसके एग्स स्टोर हो जाते हैं, एग्स की लेइंग नहीं होती, बल्कि पूरा का पूरा जो प्रोग्लैटिड होता है दैट इज ब्रोकन, वो टूटता है, और उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एपोलिसिस। ये भी घिसा पिटा सवाल है, एपोलिसिस। डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एज एपोलिसिस। अब यह बाहर आता है, सारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, और इसका जो एग होता है दैट इज रिलीज्ड, बाहर आ जाता है।
अब जो एग आता है वो इंटरमीडिएट कंडीशन में आता है, यानी उसमें क्लीवेज वगैरह हो चुका होता है। ब्लास्टुला गैस्ट्रुला की स्टेजेस में इंटरमीडिएट स्टेज में आगे फॉलो करती हैं, और ये सारे डेवलपमेंट की प्रोसेस होने के बाद जो पहली स्टेज डेवलप होती है, द फर्स्ट लार्वा विच डेवलप्स, जिनमें पहला लार्वा बनता है, उस लार्वा को कहा जाता है हेक्साकैंथ लार्वा। इस हेक्साकैंथ लार्वा की विशेषता क्या थी कि इसमें मास ऑफ टिश्यूज होते हैं, इस तरीके से टिश्यू मास होता है, और इसके बाहर इस तरीके से 6 काइटिनस हुक्स लगे होते हैं, उसी से इसका नाम हेक्साकैंथ है। इसके बाहर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको एम्ब्रियोफोर का नाम दिया जाता है, जो कि बाद में डिसॉल्व हो जाती है व्हेन इट गोज इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट इंटेस्टाइन। जब सेकेंडरी होस्ट के इंटेस्टाइन में जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि एक नाम और भी है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑन्कोस्फीयर। इस लार्वा के साथ ध्यान रखिएगा, अर्लियर कंडीशन में इसको ऑन्कोस्फीयर का नाम दिया गया है। अगर डिफरेंस किया तो सुबोध जी, आपको विशेष रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको कुछ ऐसा लगता है कि उसमें कंफ्यूजन डेवलप हुआ है। तो हेक्साकैंथ और ऑन्कोस्फीयर वास्तव में सेम लार्वा है, मगर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑन्कोस्फीयर इज द अर्लियर कंडीशन विथ एम्ब्रियोफोर, और उसके बाद जब इसके 6 हुक फ्री हो जाए तब इसको हम हेक्साकैंथ कह सकते हैं। यानी हेक्सा का मतलब 6 और कैंथ शब्द दिया गया उसके काइटनेस उसके फ्री होने का। तो लार्वा जब पिग के एलिमेंट्री कैनाल में जाकर फ्री हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हेक्साकैंथ। तो एक जगह के प्रश्न में दोनों एक ही तरीके से नाम यूज होते हैं। अगर डिफरेंशिएट किया तो अर्लियर कंडीशन में ऑन्कोस्फीयर कहेंगे, बाद में हेक्साकैंथ लार्वा का नाम देंगे। अदरवाइज बोथ आर सिमिलर। तो सेकेंडरी होस्ट के लिए अगर कहा जाए कौन सा लार्वा इन्फेक्टिव है, तो नाम याद रखना है, दैट इज द हेक्साकैंथ और ऑन्कोस्फीयर। ये याद रखिए। इट गोज इन द पिग इंटेस्टाइन, पिग के इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद पूरे उसके ब्लड सर्कुलेशन में घुस जाएगा, ब्लड वेसल को पोर करके जाएगा, बोर करेगा उसको, और अंत में जाकर के उनकी मसल्स में सेटल हो जाएगा। और मसल्स में जाने के बाद जो लार्वा बनेगा उसका भी 2 नाम है। उस लार्वा को कहा जाता है ब्लैडर वर्म लार्वा, या उसी का नाम है सिस्टीसर्कस, और स्पेसिफिक किया तो बताया हुआ है सेलुलोजी। तो ब्लैडर वर्म या सिस्टीसर्कस सेलुलोजी ये वो लार्वा है जो पिग की मसल्स में डेवलप होता है। आई की मसल्स के नीचे ज्यादा, बॉडी वाल की मसल्स के नीचे ज्यादा। ब्लैडर वर्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक फ्लूइड लाइक यानी एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, ये जब बन के मैच्योर लार्वा है, आपने सब देखा हुआ है, ऐसा डेवलप होता है। इसमें ये सब स्कोलेक्स वगैरह बन जाते हैं, ये ब्लैडर पाया जाता है। फिर ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाएगा, और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका ब्लैडर खत्म हो जाएगा, प्रोग्लॉटिड रीजन बन चुका हुआ है, और वहां से ढेर सारे प्रोग्लॉटिड बनते जाएंगे और ये मैच्योर एडल्ट में बदल जाएगा। ठीक है। और इस पैरासाइट के साथ एक कॉमन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसके दोनों के दोनों जो होस्ट होते हैं वो वर्टिब्रेट होते हैं, रेयर कंडीशन है। Usually one primary host is vertebrate, secondary host is what? Invertebrate. लेकिन यहां पर दोनों होस्ट इसके क्या होते हैं? वर्टिब्रेट होस्ट होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक पुराना क्वेश्चन है। किस पॉपुलेशन में ये डिजीज नहीं होगी? दैट इज द मुस्लिम पॉपुलेशन, बिकॉज दैट नेवर ईट्स पिग। पिग मीट वो कभी लेते नहीं, पोर्क का मीट खाते नहीं, इसलिए उनमें नहीं होगी। ये भी एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। ये सारे थोड़े से प्रश्न जो बन सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट द सेकेंड टाइप डिटेल। अब ये सिस्टीसर्कस का टाइम पीरियड तो एज सच कहीं पता नहीं है निधि। ये इट में परसिस्ट वेरी लॉन्गर टाइम, ये लंबे समय तक परसिस्ट कर सकता है इन देयर मसल्स, पिग के मसल्स में। यानी ये सरवाइव करता है काफी लंबे टाइम तक, बिकॉज इट इज इनसाइड द बट। बट एग्जाम टाइम पीरियड फ्यू मंथ लिखा जाता है। अब फ्यू मंथ के साथ अगर कहीं कुछ दे दिया है 6 मंथ या 1 ईयर, तो वो मान्य होगा। अलग से इसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं कि इतने टाइम तक ये सरवाइव करेगा। ठीक है। तो इट में बी फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के लिए गाइस, इट में सरवाइव फॉर फ्यू मंथ, ये लिखा मिलता है।
और कहीं स्पेसिफिक अगर टाइम पीरियड लिखा है तो बताइएगा। चलिए, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई अबाउट द सेकेंड टाइप डिटेल्स। अब आ जाए जो लास्ट आज का टॉपिक का पार्ट है, दैट इज द एस्केल हेलमैंथीज। अच्छा, इसका डॉग टेप फॉर्म पहले ही बता दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। हाँ, तो टाइम पीरियड को लेकर के अलग अलग पिक्चर है, बट आप ध्यान रखिएगा कि अगर फ्यू मंथ आता है, ईयर आता है तो आप कह सकते हैं, क्योंकि एज सच कोई स्पेसिफिक फिक्स टाइम पीरियड नहीं दिखता है। अब प्रश्न अगर कहीं बनेगा तो उसमें आप देखिएगा कि इट में सर्वाइव लॉन्गर पीरियड, एग्जैक्ट ऑप्शन देंगे नहीं, या तो ईयर्स में देंगे, उस हिसाब से प्रश्न बनेगा। जो स्टैंडर्ड बुक में टाइम पीरियड मिले वही आप करें। आर.एल. कोटपाल ने जो लिखा होगा उसी को मान लीजिएगा, एग्जाम वाले भी उसी को मानते हैं, ठीक है। चलिए, अब आइए जो लास्ट एस्केल हेलमैंथीज की बात है, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाडिस। इसकी कई वैरायटीज है, सब नाम आपको बता चुका हूं, सब नाम याद करें आप। अब इसकी जो हैबिटेट है, पहली बात तो ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट हो गया है, इट इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। अब इस मोनोजेनेटिक पैरासाइट में इसकी हैबिटेट इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट स्मॉल इंटेस्टाइन का ये भी पैरासाइट होता है, ठीक है। तो ये एस्केरिस लम्ब्रिक्वाडिस की टाइप्स है, वैरायटीज है, सूम है, कई नाम मैंने लिखा है, उसको याद रखिएगा। ह्यूमंस में पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस पैरासाइट के लिए सीलोजोइक कंडीशन जो थी ये मैंने बताई। सीलोजोइक कंडीशन में प्लेटीहेलमिन्थेस का टीनिया सोलियम भी है, ये भी सीलोजोइक कंडीशन शो करता है। हिस्टोजोइक कंडीशन बताई थी जिसमें हमको अमीबा का एंटीबा मिला था, और साइटोजोइक कंडीशन में मैंने बताया था दैट इज द प्लाज्मोडियम जो कि सेल के भीतर रहता है। ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, इसको याद रखेंगे। तो ये पैरासाइट स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब इसकी मॉर्फोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, बिकॉज इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होती है, और मेल और फीमेल का स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन है। इस सब प्रश्न के रूप में खूब पूछा जाता है, इसलिए दोनों पार्ट याद रखेंगे, क्योंकि इसमें पांचों जो डिफरेंशिएशन लिखा है वो सब पूछे जाते हैं। इवन प्री एनल पैपिली और पोस्ट एनल पैपिली का भी जो मैंने डिफरेंशिएशन आपको बताया हुआ उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। 5 पेयर और 50 पेयर। 5 पेयर में मैंने बताया सिंगल पैपिली, डबल पैपिली, उतना डिटेल में अगर आ जाए तो आपको याद रखना है। तो आपको ये वाला भाग पूरा पढ़ना पड़ेगा एस्केरिस के मामले में। जितनी मॉर्फोलॉजी आपको मैंने बताई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अपर्चर्स कहाँ है, एक्सक्रीटरी पोर का बहुत प्रश्न पूछा गया है। इसमें मेल अपर्चर के लिए प्रश्न पूछा गया है। फीमेल अपर्चर जो गोनोपोर पाया जाता है उसका मेल अपर्चर तो क्लोएका के साथ है। फीमेल अपर्चर 1/3 फ्रॉम एंटीरियर डिस्टेंस, ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया सवाल है। तो मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं, उसको आपको याद करके जाना है। और सब वेल इन डिटेल, एक एक पॉइंट आपको रिटर्न है, पूरा पढ़ के आप जाएंगे और एक एक क्वेश्चन उससे बनने की उम्मीद बनती है। उसके बाद इसकी बॉडी वाल पर भी एक बड़ा घिसा पिटा सवाल होता है। एक इसका कॉमन क्वेश्चन है कि इसमें सिंसाइशियल एपिडर्मिस पाई जाती है, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है कि इसमें ओनली लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ही पाई जाती है, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये दोनों प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए, इसलिए इसको आपको बिल्कुल दिमाग में फिक्स रखना है, घिसा पिटा सवाल है। क्लियर? क्यूटिकल थिक है, क्यूटिकल में कई सब लेयर्स हैं, वो सब आप याद करेंगे, अलग चीज है, लेकिन ये दोनों घिसे पिटे सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं अबाउट द बॉडी वाल। बॉडी कैविटी का भी प्रश्न यहां बनेगा। इसमें स्यूडोसिलोम पाई जाती है, और ये भी कई बार पूछा गया। स्यूडोसिलोम को हम परसिस्टेंट ब्लास्टोसील कहते हैं, ये याद रखिएगा। यानी ब्लास्टोसील आगे के डेवलपमेंट में गैस्ट्रुला में खत्म होती है और वहां पर आर्केंट्रॉन बनता है, उसकी ओपनिंग ब्लास्टोपोर के रूप में डेवलप होती है। मगर इनके डेवलपमेंट में ब्लास्टोसील समाप्त नहीं होती। गैस्ट्रुला की स्टेज में आर्केंट्रॉन बन जाता है, उसकी अलग ओपनिंग बन जाती है, उससे एलिमेंट्री कैनाल बाद में डेवलप हो जाती है, आर्की
प्रिमिटिव एंट्रॉन गट। लेकिन जो ब्लास्टोसील है वही आगे चल करके उस एलिमेंट्री कैनाल के चारों ओर एक कैविटी डेवलप करती है। उस कैविटी को हम क्या कह देते हैं? दैट कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोमिक कैविटी और फॉल्स सीलोम। ये भी घिसा पिटा सवाल है, खूब पूछा जाता है। बाकी इसमें सेल्स पाई जाती हैं, सब आपको बताया हुआ है। आप स्यूडोसीलोम को भी ध्यान में रखेंगे। फिजियोलॉजी पे जब आएंगे तो फिजियोलॉजी में इसकी एलिमेंट्री कैनाल में कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन डेवलप नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब अगर इसकी फिजियोलॉजी से सिस्टम की बात, क्वेश्चन की बात की जाती है, तो इसकी फिजियोलॉजी में फिर प्रश्न डेवलप होता है एच शेप्ड सिस्टम से, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो तीन विशेष बातें हैं। एनलार्ज सेल, रेनेट सेल पर प्रश्न बना हुआ है कि रेनेट सेल जो होती है, व्हाट इज रेनेट सेल, इस पर सवाल पूछे जाएंगे। एनलार्ज सेल क्योंकि सिस्टम इसका पूरा इंट्रा सेलुलर होता है, एस शेप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नर्वस सिस्टम से प्रश्न बनेंगे। नर्वस सिस्टम से लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स के नंबर पूछे जाते हैं, जो कि 6 नर्व्स होती हैं इसमें लॉन्गिट्यूडनली, तो 6 नर्व्स के नंबर इसमें पूछे जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम से प्रश्न बन सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से कम प्रश्न बनेंगे, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर घिसा पिटा पक्का सवाल है जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है। एंड देन फाइनली इट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि जितने पैरासाइट्स होंगे ध्यान में रख के चलना कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका और उनका लाइफ हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाना है। तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का भी फीमेल का भी, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप कायदे से पढ़ के जाएंगे। वहां पर कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिस्टम की जो मैंने आपको खूब बता रखी हैं। जैसे मेल सिस्टम की बात करोगे तो टर्म आएगा मोनार्किक, मतलब सिंगल टेस्टिस जब पाया जाता है दैट इज कॉल्ड मोनार्किक। टेस्टिस भी कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है। इसके अंदर क्या पाई जाती है? इंटरनल रैकिस पाई जाती है। ये भी सवाल है जो खूब पूछे जाते हैं। तो मोनार्किक कंडीशन मेल में है। और डाइडेल्फिक शब्द आपको बताया हुआ है, जिसमें 2 ओवरीज होती हैं, बाइलोब्ड ओवरी, 2 ओवरीज होती हैं अलग अलग, और ट्यूबुलर ओवरी होती है। इसके भीतर इंटरनल रैकिस पाई जाती है। इससे जो डक्ट जुड़ी होती है बाहर से देखने में सिमिलर होती है, मगर अंदर रैकिस नहीं होता, अंदर उसमें गैमेटोजेनेसिस नहीं होती, ये बताया हुआ है आपको। तो वहां पेयर्ड है, यहाँ सिंगल है। वहां पर 2 यूट्रस पाए जाते हैं, उनको यूट्राई कहा जाता है। फिर कॉमन स्ट्रक्चर से ओपनिंग में खुलते हैं। तो ये 2 खास चीजें हैं जो आपको याद रखनी है मेल और फीमेल सिस्टम के साथ। बाकी इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, कपुलेशन की क्रिया होती है, स्पर्म्स फीमेल में ट्रांसफर किए जाते हैं, फिर फर्टिलाइज्ड एग्स ले किए जाते हैं। देन कम द लास्ट एस्पेक्ट, फिर अंतिम पार्ट आता है डेवलपमेंट का। अब जब आपसे प्लेटीहेल्मिन्थेस के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, फैशुला की और टीनिया की, तो वहां खास बात ये थी कि उसका डेवलपमेंट एग का भीतर शुरू हो गया था, लेकिन यहां डेवलपमेंट आउटसाइड बॉडी शुरू होता है। तो लाइफ हिस्ट्री पर ढेर सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये ढेर सारे प्रश्नों में आपको हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट में खास बात यह है कि एस्कैरिस का डेवलपमेंट आउटसाइड बॉडी शुरू होता है, शरीर के बाहर। क्यों? बिकॉज इसका डेवलपमेंट कंडीशनल होता है। इसको 3 कंडीशन चाहिए। इसको 84 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चाहिए, इसको प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीजन बहुत चाहिए, और इसको मॉइस्चर चाहिए। ये तीनों चीजें इसको बाहर मिलती है। और जब ये बाहर इसके एग्स आते हैं, कौन सा एग डेवलप होता है? दैट एग इज कॉल्ड व्हाट? उस एग को कहा जाता है मैमिलेटेड एग। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मैमिलेटेड एग में 3 लेयर्स होती हैं, 3। कौन सी? प्रोटीन की, कौन सी लिपिड की, कौन सी काइटिन की? रट के जाओ, ये घिसा पिटा सवाल बार बार पूछा जाता है। प्रोटीन लेयर आउटर लेयर है, वो एब्जॉर्ब करती है, फूल जाती है, उसी को मैमिलेटेड एग कहा जाता है। आप लेक्चर देखिए, एक एक चीज आपको क्लैरिफाई की हुई है। अब इसका डेवलपमेंट शुरू होगा। अब इस डेवलपमेंट में जाइगोटिक सेल डिवाइड करेंगी, और इसी में ग्रेजुअली सारी स्टेजेस फॉलो करते हुए इसका क्लीवेज डेवलपमेंट सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। और उसमें पहला लार्वा डेवलप होता है, और जैसे ही लार्वा डेवलप होता है, उस लार्वा को फर्स्ट जुवेनाइन या फर्स्ट रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। लार्वा डेवलपमेंट होते ही यही मैमिलेटेड एग अब क्या कहलाने लगता है? इट बिकम्स एम्ब्रियोनेटेड एग। इसी को एम्ब्रियोनेटेड एग कहा जाता है। इस एग के बनते ही ध्यान में क्या रखना है, जो पहला लार्वा बना है इसमें सारे सिस्टम डेवलप हो गए हैं। इसे लार्वा फीडिंग कर जाएगा, जो मटेरियल्स इस एग के अंदर होंगे उसको फीड कर जाएगा, और फीड करने के बाद ये ग्रो कर जाएगा। और जब ग्रो कर जाएगा
तो इसकी साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तब उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। तो 2 लार्वा इसके बाहर बन गए, एक फर्स्ट रैबिडिटी फॉर्म, एक सेकंड। और जो सेकंड होता है यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है, नए ह्यूमन में जाएगा और नई लाइफ साइकिल की शुरुआत करेगा। तो इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, सेकंड लार्वा की। मगर एग दोनों कौन से होते हैं, एम्ब्रियो 4x या एम्ब्रियोनेटेड एक्स होते हैं। इसीलिए प्रश्न में पूछा जाता है इन्फेक्शन टू न्यू होस्ट टेक्स प्लेस थ्रू, वहां लेक्चर में बताया, यहां फिर बता रहा हूं। ऑप्शन में आपको मिले एम्ब्रियोनेटेड एग विथ फर्स्ट लार्वा, नहीं करेंगे। एम्ब्रियोनेटेड एग विथ सेकंड लार्वा करेंगे। अगर एम्ब्रियोनेटेड एग विथ फर्स्ट लार्वा दिया है, एम्ब्रियोनेटेड एग दिया है मगर सेकंड लार्वा नहीं लिखा है, तो भी आप एम्ब्रियोनेटेड एग करेंगे, एम्ब्रियोनेटेड एग विथ फर्स्ट लार्वा नहीं करेंगे। पॉइंट इज क्लियर। ऐसे सवाल पूछे गए, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद का सारी कहानी आप जानते हैं कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां जाने के बाद बोरिंग करेगा, यानी वॉल को बोर करके सर्कुलेशन में जाएगा। सर्कुलेशन के बाद सर्कुलेट होते होते लंग्स में जाकर के रुक जाएगा, वहां फीडिंग शो करेगा। और लंग्स में ये मोल्टिंग शो करता है। वो मोल्टिंग पूछी जाती है कितनी मोल्टिंग होती है, 2 मोल्टिंग शो करते, उससे लार्वा डेवलप होगा। उसके बाद ये फिर एसेंड करता है, ट्रैक्ट बदलता है, यहां तक के माइग्रेशन को प्राइमरी माइग्रेशन कहा जाता है। जब ये अपनी ट्रैकिया को बदल करके इसोफेगस में चला जाता है, सेकेंडरी माइग्रेशन शुरू हो जाता है। एंड देन इट कम्स टू इंटेस्टाइन, उसके बाद इंटेस्टाइन में आएगा। इंटेस्टाइन में आएगा तो लास्ट मोल्टिंग शो करेगा। तो कुल 4 मोल्टिंग हो गई, एक आउटसाइड बॉडी इन सॉइल, 2 मोल्टिंग हो गई लंग्स में, अंतिम मोल्टिंग हो गई कहां पर, इंटेस्टाइन में। चारों मोल्टिंग पर प्रश्न बने हुए जो पूछे जाते हैं। अल्टीमेटली इसका एडल्ट डेवलप हो जाता है। एडल्ट और लार्वा में डिफरेंस सिर्फ 2 होंगे। पहला लार्वा जो बना था उसकी साइज छोटी थी, एडल्ट की साइज बड़ी होगी। पहले लार्वे में सारे सिस्टम्स होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होगा। और जब इसका एडल्ट बनेगा तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाएगा एंड न्यू साइकिल विल बिगिन। क्लियर। ये सारी कहानी आपकी किसकी थी, अबाउट द एस्कैरिस। तो ये बात आपकी मैंने चंद मिनटों में सारी चीजें आपको समझा दी हैं। हेलमिंथ में प्लैटीहेलमिंथेस के जो अदर फॉर्म्स हैं उसके भी एग्जांपल्स को याद करके जाइएगा। जैसे मैंने बताया डॉकटिप वगैरह सब पढ़ाया हुआ है। एस्कैरिस के साथ भी जो नेमेटोड पैरासाइट्स हैं, अब उसके विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूं आपसे, ये मान के चलता हूं कि अदर निमेटोड पैरासाइट का सब पढ़ के जाएंगे। अदर निमेटोड पैरासाइट्स में कई नाम आपको मैंने बताए। एक तो उसमें बुकरेरिया बॉन्क्रेफ्ट आई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने नाम नहीं लिया उसका। फाइलेरिया वार्म, उसमें एक्सट्रैक्ट पढ़ाया हुआ है, वो जरूर पूछा जाता है, पूरा पढ़ के जाएंगे। हुकवाम पूरा पढ़ के जाएंगे। लोआ लोआ कहां का पैरासाइट है, पूरा पढ़ के जाएंगे। अदर पैरासाइट निमेटोड छोटे छोटे लिखाए हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है, उस पर सब प्रश्न बनेंगे आपसे। तो इट इज ऑल अबाउट द प्लैटीहेलमिंथेस एंड एस्केलहेलमिंथेस। मेहनत का काम था, तीनों को मैंने एक साथ लपेट करके समझा दिया है। अब आप अपना मैसेज भेज दीजिए, काम हो गया आपका। आपको बातें समझ में आ गई हैं या कुछ और आप चाहते हैं या कहीं कोई कंफ्यूजन है, और यदि आप संतुष्ट हो गए हैं तो अपना मैसेज भेज दीजिए। बिकॉज माई वर्क इज ओवर। मुझे जो पढ़ाना था, जो रिवाइज कराना था, वो सब समझा दिया है। सुबोधकांत, 5th लार्वा के बाद एडल्ट डेवलप होगा। नेचुरली वही लार्वा में रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होगा, दैट बिकम्स एडल्ट। ठीक है, 5वां लार्वा यानी जो लार्वा आपने बनाया, अंतिम लार्वा, उसकी साइज बराबर हो चुकी है एडल्ट की, अब उसकी साइज नहीं भरेगी क्योंकि उसमें मोल्टिंग नहीं होने वाली है। अब उसी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गया, दैट डेवलप द लार्वा और दैट डेवलप्स इन द एडल्ट। में कहां कोई शंका है। चलिए।